नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं वर्गीकरण के तत्व। काफी इंपॉर्टेंट है वर्गीकरण के तत्व। पुस्तकालय वर्गीकरण जो है इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, वर्गीकरण के कितने तत्व होते हैं जिसके आधार पे पुस्तकालय वर्गीकरण का कार्य किया जाता है। पुस्तकालय वर्गीकरण के तत्व कौन कौन से हैं इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण क्या है? हम लोगों ने पहले भी देखा कि किसी विषय की पुस्तक को कृत्रिम भाषा में अनुवाद कर एक वर्ग संख्या प्रदान करना। किसी पुस्तक का विषय जो भी हो, पॉलिटिकल साइंस, लाइब्रेरी साइंस, तो उसको कृत्रिम भाषा में अनुवाद कर एक क्लास नंबर प्रदान किया जाना चाहिए। और वह जो प्रक्रिया होता है, जो कृत्रिम भाषांक जो देने की जो प्रक्रिया है, उससे हम लोग वर्गीकरण कहते हैं। उस कार्य को वर्गीकरण कहते हैं जिसके आधार पर पुस्तक को समानता या भिन्नता के आधार पर हम लोग बांट सकते हैं या योग है कि सहायक क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसमें जो प्रमुख तत्व है उस तत्व पे हम लोग देखते हैं। पहला है अंकन। पहला जो इंपॉर्टेंट तत्व है वह है अंकन। अंकन की हम लोगों ने चर्चा पिछले लेक्चर में किया है, हम लोगों ने समझा है। दूसरा जो है स्वरूप विभाजन। दूसरा है स्वरूप विभाजन, फॉर्म डिवीजन। पहला क्या है? वर्गीकरण का अंकन। दूसरा स्वरूप विभाजन। तो स्वरूप विभाजन है कि पुस्तक कई स्वरूप में, एक तो मान लिया विषय हो गया कि पॉलिटिकल साइंस में प्रकाशित हुआ या लाइब्रेरी साइंस में प्रकाशित हुआ, फिजिक्स में प्रकाशित हुआ, चाहे हिस्ट्री में प्रकाशित हुआ, लेकिन कई स्वरूप में पुस्तक प्रकाशित हो रहा है। जैसे पत्रिका है या डिक्शनरी है, डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी होगा, डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी होगा, डिक्शनरी ऑफ सोशल साइंस भी होगा, डिक्शनरी ऑफ केमिस्ट्री भी होगा। डिक्शनरी भी प्रकाशित हो रहा है, इंसाइक्लोपीडिया हो रहा है, बुक हो रहा है, लाइब्रेरी हो रहा है। लाइब्रेरी में पत्रिका जो है हर पुस्तक का लाइब्रेरी में भी प्रकाशित हो रहा है, लाइब्रेरी साइंस में भी, तो पॉलिटिकल साइंस में भी हो रहा है। तो कई स्वरूप में आ रहा है, मोनोग्राफ में प्रकाशित हो रहा है। इसके लिए वर्गीकरण पद्धतियों में फॉर्म डिवीजन का प्रयोग किया गया, स्वरूप विभाजन का प्रयोग किया गया। और स्वरूप विभाजन का प्रयोग डीडीसी के दूसरे संस्करण से शुरू किया गया। यह ध्यान में रखने वाली बात है कि फॉर्म डिवीजन यानी स्वरूप विभाजन का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्गीकरण पद्धति में किया गया? तो डीडीसी के किस संस्करण में? तो द्वितीय संस्करण में। तथा इस स्वरूप विभाजन को उपविभाजन, कॉमन सब डिवीजन या कॉमन आइसोलेट भी कहा जाता है। स्वरूप विभाजन को कॉमन आइसोलेट भी कहा जाता है। कॉमन आइसोलेट भी कहा जाता है कि यह सब में यूज होगा। जैसे हमने बोला कि पत्रिका है, हर विषय में पत्रिका निकल रहा है। इंसाइक्लोपीडिया है तो प्रत्येक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी होगा, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस भी होगा, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ केमिस्ट्री भी होगा। वही पत्रिका जर्नल ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी होगा, जर्नल ऑफ हिस्ट्री भी होगा, जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो किसी भी भाषा में हो सकता है। तो ये जो स्वरूप होता है ये कॉमन प्राय होता है, तो इसे कॉमन आइसोलेट भी कहा जाता है। जेनरलिया क्लास, तीसरा जो है वह है जेनरलिया क्लास, सामान्य वर्ग। प्रत्येक वर्गीकरण पद्धति में जेनरलिया क्लास को निर्धारित किया गया है, सामान्य वर्गों का निर्धारण किया गया है, जो मुख्य विषय से अलग ऐसा कुछ विषय सामान्य विषय की श्रेणी में रखा गया है जिस विषय का उपयोग सामान्य रूप से सभी विषयों के साथ होता है। जैसे लाइब्रेरी साइंस है,
कंप्यूटर साइंस है, इस तरह की चीजों की जो आवश्यकता हर विषय के साथ होती है। लाइब्रेरी साइंस जब आप पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में प्रत्येक किसी भी विषय का पुस्तक रहेगा, तो कंप्यूटर का उपयोग लाइब्रेरी साइंस में भी है, अन्य विषय में। ऐसे जनरल क्लास जैसे इंसाइक्लोपीडिया हो गया, बिब्लियोग्राफी हो गया, जो जनरल बिब्लियोग्राफी है, तो इंसाइक्लोपीडिया जनरल होता है और एक सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया होता है। तो जनरल इंसाइक्लोपीडिया जर्नल हो गया या बिब्लियोग्राफीज हो गया, इस तरह के विषयों को सामान्य वर्ग में रखा गया है। प्राय सभी वर्गीकरण पद्धतियों में सामान्य वर्ग का उपयोग किया गया है। तो नोटेशन पहला तत्व है। दूसरा तत्व जो है वह फॉर्म डिवीजन, जो कॉमन आइसोलेट का, ये हर वर्गीकरण पद्धति में कॉमन आइसोलेट का प्रयोग, सामान्य जो फॉर्म डिवीजन का प्रयोग किया गया है और सामान्य वर्ग का भी प्रयोग किया गया। तीसरा तत्व। चौथा तत्व है इंडेक्स। चौथा तत्व है इंडेक्स। प्रत्येक वर्गीकरण पद्धति में इंडेक्स का प्रयोग किया गया है, चाहे सीसी हो चाहे डीडीसी हो। तो किसी भी वर्गीकरण पद्धति में इंडेक्स का जो प्रयोग किया जाता है वह इसलिए किया जाता है ताकि वर्गीकरण करते वक्त क्लासिफायर को उससे सहायता प्रदान हो सके, आसानी से वह विषयों के वर्ग तक पहुंच सके, क्लास नंबर को ढूंढने में उसे ज्यादा परेशानी नहीं हो। एक पुस्तक में इंडेक्स क्यों होता है? इंडेक्स इसलिए किसी पुस्तक में होता है ताकि जिस चैप्टर तक आप जाना चाहें, किस पेज में है, तुरंत से हम इंडेक्स में देखें कि 7वां चैप्टर ये हमको पढ़ना है डीडीसी के बारे में, तो डीडीसी की विशेषता 7वां चैप्टर में जो 101 नंबर पेज में, तो हम तुरंत से 101 नंबर पेज में चले जाएंगे। तो इंडेक्स का इसीलिए निर्माण किया जाता है। प्रत्येक तरह के वर्गीकरण पद्धति में इंडेक्स का प्रयोग किया गया है, डीडीसी में, यूडीसी में भी, सीसी में भी। तो क्या क्या देखिए, सीसी कोल क्लासिफिकेशन में इंडेक्स को इंडेक्स ही कहा गया है। वही डीडीसी में रिलेटिव इंडेक्स कहा गया है। इंडेक्स का नाम जो सीसी में जो इंडेक्स जो है, डीडीसी में उसी का नाम रिलेटिव इंडेक्स कहा गया है। यूडीसी में ऑक्सिलरी टेबल। यह देख लें, इंडेक्स सब तो इंडेक्स है, रिलेटिव इंडेक्स भी काफी हद तक लोग समझ जाएगा कि इंडेक्स ही है, लेकिन ऑक्सिलरी टेबल भी यूडीसी का इंडेक्स है। यह आपको याद रखना होगा क्योंकि आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इंडेक्स है, लेकिन ऑक्सिलरी टेबल यूडीसी में इंडेक्स के रूप में कार्य करता है। डीडीसी में रिलेटिव इंडेक्स, यूडीसी में ऑक्सिलरी टेबल से सूची। इंडेक्स प्रायः दो तरह की होती है। इंडेक्स जो होता है वो दो तरह की होती है, प्रायः दो तरह की होती है। विशिष्ट स्पेसिफिक इंडेक्स, मतलब विशिष्ट जो इंडेक्स होता है, स्पेसिफिक इंडेक्स जो होता है इंडेक्स, और दूसरा रिलेटिव इंडेक्स। अगर किसी पुस्तक के वर्ग संख्या को ढूंढना हो तो हम लोग इंडेक्स को देखेंगे। तो अगर किसी वर्गीकरण पद्धति में, जैसे कि कोलन क्लासिफिकेशन में, वर्ग इंडेक्स में वर्ग संख्या विषय के आगे में डाल दिया गया है, तो उससे ढूंढ के आप वर्ग संख्या तक पहुंच सकते हैं। तो सामान्य इस तरह के इंडेक्स को विशिष्ट सूची जो होता है, स्पेसिफिक इंडेक्स, इस तरह की जो जनरल इंडेक्स है, और रिलेटिव इंडेक्स का जहां तक तात्पर्य है, वहां पर सामान्य विषयों को, एक तो इंडेक्स में वो वहां पर भी विषय और उसके अंक प्रदान किए गए हैं, लेकिन रिलेटिव इंडेक्स में उससे रिलेटिव अन्य जो शब्द है उसको भी प्रदान किया गया है। जैसे हम लोग डीडीसी का इंडेक्स देखेंगे जब, तो वहां पर हम लोग डिटेल से देखेंगे किस तरह से इंडेक्स में, रिलेटिव इंडेक्स में प्रदान किया गया। जैसे मान लीजिए
अंपायरिंग एक शब्द है। अगर हम लोग कॉमन अगर हम लोग इंडेक्स बनाते हैं तो क्रिकेट एम्पायरिंग, बेसबॉल एम्पायरिंग, वॉलीबॉल एम्पायरिंग, एक इंडेक्स में क्रिकेट सी से चला जाएगा, वॉलीबॉल वाला बी से चला जाएगा, बेसबॉल वाला बी से चला जाएगा। लेकिन रिलेटिव इंडेक्स में क्या होगा, अंपायरिंग जहां होगा उसी के नीचे में क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल, मतलब उससे संबंधित जितने भी टर्म होंगे उसको एक साथ रखा जाएगा। यही अंतर है रिलेटिव इंडेक्स में अन्य इंडेक्स की अपेक्षा। तो यहां पर देख लेते हैं, विशिष्ट सूचियों में उल्लिखित पदों के लिए केवल एक ही प्रविष्टि दी जाती है, एक ही एंट्री खाली दिया जाता है। किसी विशिष्ट विषय के लिए एक पद दिया जाता है, एक प्रविष्टि दिया जाता है। इसके साथ ही उसके पर्यायवाची शब्द भी दिए गए होते हैं। स्पेसिफिक इंडेक्स में किसी पद के लिए एक प्रविष्टि दिया जाता है और उससे संबंधित पर्यायवाची शब्द जो होता है, पर्यायवाची शब्द, उसका भी वर्णन होता है, परंतु विषयों के संबंध का उल्लेख नहीं होता। रिलेटिव जो उससे किसी शब्द जो है उससे संबंधित और कौन कौन से विषय है इसका उल्लेख नहीं है। वही रिलेटिव इंडेक्स में जिस पद का उल्लेख किया गया है उससे संबंधित अन्य भी विषय, क्रिकेट एम्पायरिंग, क्रिकेट एम्पायरिंग, तो बेसबॉल एम्पायरिंग, तो उससे संबंधित अन्य भी जो शब्द होते हैं, विषय होते हैं, उसको भी एक साथ रखा जाता है। और पांचवा जो तत्व होता है वह होता है वर्गीकरण का कॉल नंबर। काफी इंपॉर्टेंट है इसे जानना, समझना और पढ़ना। कॉल नंबर क्या होता है, पुस्तकालय वर्गीकरण जब हम कर रहे होते हैं तो किसी पुस्तक में निहित विषय का जो कृत्रिम भाषा में अनुवाद कर जो अंकन हम लोग प्रदान करते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस विषय है उसका हमने 320 हमने अंकन दिया उस विषय का, तो वह जो 320 वह कहलाएगा क्लास नंबर, वर्ग संख्या। फिर उसके बाद बुक नंबर हम लोग बनाएंगे, बुक नंबर बनाएंगे और फिर हम लोग कलेक्शन नंबर बनाएंगे। तो ये तीनों मिला के कॉल नंबर बनता है। हम लोग आगे जरा देखते हैं। और हमेशा जरूरी नहीं है कि कॉल नंबर के जो 3 कंपोनेंट है, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, तीनों हमेशा साथ होगा ही होगा। क्लास नंबर तो होगा ही, कोई पुस्तक है किसी ना किसी विषय में लिखी गई तो वो होगा ही। बुक नंबर भी होगा ही होगा, क्योंकि बुक नंबर के बिना सामान्यता हम इस चीज को नहीं भिन्नता या विभिन्नता के आधार पर पुस्तक को बांट सकते अगर एक ही वर्ग की पुस्तक है। क्लास नंबर से हमने पुस्तक को एक जगह रैक पे तो दे दिया, लेकिन सामान्य वर्ग की जो पुस्तक अब आई उसका विभाजन, उसमें समानता और भिन्नता किस प्रकार से निर्धारित होगा, इसके लिए बुक नंबर भी जरूरी है। वही कलेक्शन नंबर, संग्रह जो संख्या होता है वो हमेशा नहीं प्रदान किया जाता, हमेशा होता भी नहीं है। तो सामान्यतः कॉल नंबर में क्लास नंबर और बुक नंबर तो होता ही है, और कभी कभी संग्रहकांक मतलब कलेक्शन नंबर भी होता है। तो कुल 3 कंपोनेंट होते हैं। तो पहले कॉल नंबर क्या पढ़ते हैं। पुस्तकालय में एक प्रलेख की अन्य प्रलेख के मध्य तथा किसी सूची की किसी प्रविष्टि अन्य के मध्य सुनिश्चित सापेक्षिक स्थिति को दर्शाने वाली संख्या क्रमांक संख्या कहलाता है। पुस्तकालय में एक प्रलेख जो है वह दूसरे प्रलेख से किस प्रकार संबंध रखता है, मतलब लाइब्रेरी का जो पुस्तक है किस प्रकार सापेक्ष
सापेक्षिक स्थिति में रखा जाएगा। मतलब सापेक्षिक स्थिति में मतलब एक जैसे विषय एक साथ रहेगा, अलग विषय भिन्न होगा, तो उसे कॉल नंबर कहते हैं। और अगर यही टर्म पुस्तकालय की जगह में किसी एक वर्ग में, समान वर्ग में अगर कह दिया जाए कि समान वर्ग में प्रलेख की अन्य प्रलेख के मध्य स्थिति को दर्शाने वाली संख्या बुक नंबर। पिछला जो आरएसएसबी का जो एग्जाम जो हुआ था लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड के लिए, उसमें एक प्रश्न आया था। उसमें हिंदी में लिखा गया था कुछ और अंग्रेजी में लिखा गया था कुछ और। हिंदी में लिखा गया था पुस्तकालय में एक प्रलेख का अन्य प्रलेख के मध्य जो सापेक्षिक स्थिति दर्शाने वाली संख्या को क्या कहते हैं? तो पुस्तकालय में एक प्रलेख का अन्य प्रलेख के मध्य सापेक्षिक स्थिति को दर्शाने वाली संख्या क्रमांक संख्या कॉल नंबर कहते हैं। वहीं पर इंग्लिश में लिखा गया था लाइब्रेरी की जगह इन सेम क्लास, मतलब समान वर्ग में। दोनों का आंसर चेंज हो जाएगा। पुस्तकालय में जो सैकड़ों हजारों पुस्तक है, वह पुस्तक आपस में स्थिति सापेक्षिक स्थिति उसको जो दर्शाने वाली संख्या होगा कॉल नंबर। वहीं पर जब हजारों पुस्तक से लाइब्रेरी मान लीजिए किसी पुस्तकालय में 50,000 पुस्तक है, तो कॉल नंबर सभी पुस्तक के लिए निर्धारित कर दिया कि लाइब्रेरी साइंस की पुस्तक यहाँ रहेगी, पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक यहाँ रहेगी, केमिस्ट्री की पुस्तक यहाँ रहेगी, फिजिक्स की पुस्तक यहाँ रहेगी। अब लाइब्रेरी साइंस की 500 पुस्तक है, तो उसमें कैसे सापेक्षिक स्थिति में दर्शाने वाली संख्या जो है वह बुक नंबर होगा। तो अंग्रेजी में कुछ लिखा था क्वेश्चन, हिंदी में कुछ लिखा था, दोनों के आंसर ऑप्शन में दोनों था, क्लास नंबर भी था, बुक नंबर भी था। तो इस तरह के कंफ्यूजन को हम लोग पहले से समझते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ भी है, आ सकता है। तो किसी पुस्तक स्पष्ट हो लीजिए, किसी पुस्तकालय में एक प्रलेख का अन्य प्रलेख के मध्य सापेक्षिक स्थिति दर्शाने वाली संख्या कॉल नंबर। किसी समान वर्ग में इन सेम क्लास एक प्रलेख का दूसरे प्रलेख के मध्य सापेक्षिक स्थिति दर्शाने वाली संख्या बुक नंबर, पुस्तक संख्या। तो कॉल नंबर जो होते हैं क्रमांक संख्या, इसके 3 भाग होते हैं। यह भी पूछा जाता है कितने भाग तत्व होते हैं, कॉल नंबर के कितने तत्व होते हैं? 3, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। तो हम लोग देखते हैं कॉल नंबर को देखते हैं डिटेल से, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज है। वर्गीकरण मतलब ही है कॉल नंबर बनाना। पुस्तकालय वर्गीकरण का जो एक तरह से जो नाम दे रहे हैं वर्गीकरण करना ही है, कॉल नंबर बनाना ही वर्गीकरण करना है। इसलिए कॉल नंबर को समझे बिना वर्गीकरण में आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कॉल नंबर को समझना होगा अच्छी तरह से, कैसे बनता है वो भी हम लोग देखेंगे। फिर पुस्तकालय में वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पुस्तक को व्यक्तिगत संख्या प्रदान करना होता है। पुस्तकालय में वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पुस्तक को व्यक्तिगत संख्या प्रदान करना होता है, ताकि कुछ ऐसा संख्या प्रदान करना होता है ताकि उसको सहायक क्रम में व्यवस्थित किया जा सके पुस्तक को। उसके लिए कृत्रिम अंक प्रदान किया जाता है, रेडीमेड नंबर। तो हम लोग उसमें बार बार कर रहे हैं, रेडीमेड नंबर क्या है? तो वही है कि विषय का जो अधिमान्य कृत्रिम भाषा में जो नोटेशन दिया जाता है वो हो गया। तो कॉल नंबर जो है वह रंगनाथन साहब के अनुसार सीसी में कोलन क्लासिफिकेशन, रंगनाथन साहब की जो बुक है कोलन क्लासिफिकेशन, उसमें परिभाषा दिया गया है। यह परिभाषा हम ऊपर भी चर्चा किए हैं।
कि पुस्तकालय में एक प्रलेख की अन्य प्रलेख के मध्य सापेक्षिक स्थिति को दर्शाने वाली संख्या। यहीं पर पुस्तकालय की जगह अगर समान वर्ग लिखा जाता, समान वर्ग, तो हो जाएगा बुक नंबर, तो हो जाएगा बुक नंबर। कॉल नंबर के 3 भाग होते हैं, हम लोगों ने देखा, क्लास नंबर, बुक नंबर, संग्राहकांक मतलब कलेक्शन नंबर। तो हम लोग पहला देखते हैं जो क्लास नंबर। क्लास नंबर क्या होता है? क्लास नंबर 3 कलेक्ट कॉल नंबर के तीन जो तत्व होते हैं, उसमें पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास नंबर। तो क्लास नंबर जो है किसी वर्गीकरण पद्धति द्वारा किसी विषय के लिए जो हम लोग नोटेशन प्रदान करते हैं वह हुआ क्लास नंबर। जैसे 320 पॉलिटिकल साइंस के लिए अगर हम लोग ने दिया नोटेशन, तो पॉलिटिकल साइंस एक विषय हुआ, पुस्तक हुआ पॉलिटिकल साइंस की, और उसको हम लोगों ने दे दिया 320, वह क्या कहलाया? क्लास नंबर। वह क्या कहलाया? क्लास नंबर। तो क्लास नंबर किसी विशिष्ट विषय के लिए जो प्रयुक्त सांकेतिक जो अक्षर अंकन होता है, जो अक्षर होता है या चिन्ह होता है, उसे क्लास नंबर कहते हैं। तो किसी पुस्तक का, डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार, किसी पुस्तक का वर्गांक उसके विशिष्ट विषय के नाम का कृत्रिम भाषा में अनुवाद है। बार बार हम लोग एक ही चीज पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, परिभाषा में देख रहे हैं। तो कृत्रिम भाषा में अनुवाद क्या है? यह किसी पुस्तक का कृत्रिम भाषा में अनुवाद जो है, जो अंकन प्रदान किया जाता है, वह है। इस प्रकार प्रत्येक पुस्तकालय में एक स्वीकृत वर्गीकरण पद्धति के अनुसार प्रत्येक पुस्तक में वर्णित विशिष्ट विषय के लिए प्रयुक्त बोधांक को वर्गांक कहते हैं। कहने का अर्थ है प्रत्येक पुस्तकालय में स्वीकृत वर्गीकरण पद्धति। स्वीकृत वर्गीकरण पद्धति से तात्पर्य यह है कि हर पुस्तकालय में अलग अलग वर्गीकरण पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कोई डीडीसी से कर रहा है, कोई सीसी से कर रहा है, कोई यूडीसी से कर रहा है। तो अलग अलग, तो स्वीकृत कोई किसी ना किसी एक ही वर्गीकरण पद्धति से करेगा। तो उसके अनुसार जो विशिष्ट विषय के लिए प्रयुक्त जो बोधांक है उसे वर्गांक कहते हैं। जो अंकन प्रदान किया जाता है, बोधांक या अंकन जो होता है, अंकन जिससे हम लोग किसी वर्गीकरण प्रणाली से किसी विषय के लिए निर्धारित करते हैं, उसे वर्गांक कहते हैं। दूसरा बुक नंबर। पुस्तकालय में जब हम लोग क्लास नंबर दे देते हैं तो एक ही विषय की सभी पुस्तक एक जगह एकत्रित हो जाती है। हो सकता है किसी विषय में हजारों पुस्तक हो, किसी विषय में 500, किसी विषय में 4000 पुस्तक, 5000 पुस्तक भी हो सकता है। तो सबका वर्ग संख्या समान होगा। 320 वाले रैक में अगर हम लोग जाएंगे तो सारी की सारी पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक होगी। तो उसको सहायक क्रम में फिर से व्यवस्थापित किया जाए। सामान्य वर्ग वाले पुस्तक को भी सहायक क्रम में व्यवस्थित किया जाए। इसके लिए बुक नंबर का प्रयोग किया जाता है, ताकि सामान्य क्लास नंबर वाले, वर्ग संख्या वाले पुस्तक को, सामान्य वर्ग संख्या वाले पुस्तक को अलग करके उसे सहायक क्रम में प्रस्तुत किया जा सके, सहायक क्रम में बुक को सजाया जा सके। और प्रायः जो है बुक नंबर बनाने के लिए जिस
विधि का प्रयोग किया जाता है। डीडीसी में कटर टेबल का प्रयोग किया जाता है जो काफी आसान है। उसका हम लोग आगे देखते हैं क्या है। हम लोग डीडीसी में कटर टेबल का प्रयोग किया था। उसमें किसी लेखक के सरनेम का 3 कैपिटल नेम का उपयोग किया था। वही सीसी में कोलन क्लासिफिकेशन में बुक नंबर के लिए बनाने के लिए अलग से सूत्र दिया गया है। तो हम लोग जब डीडीसी को पढ़ेंगे, सीसी को पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग चर्चा बुक नंबर कैसे निकाला जाता है, जैसे क्लास नंबर कैसे निकाला बनाया जाता है उसकी चर्चा करें, उसको पढ़ेंगे। उसी तरह बुक नंबर कैसे बनाया जाता है इसको भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पहले देख लेते हैं परिभाषा, जिसकी हम लोग चर्चा बार बार कर रहे हैं। किसी पुस्तकालय में प्रलेख के मध्य सापेक्षिक स्थिति दर्शाने वाली संख्या जहां कॉल नंबर था, वहीं सामान्य वर्गांक, ये चीज हम बार बार पीछे बताएं, यहाँ लिखा हुआ है देख लीजिए। समान वर्गांक वाली पुस्तकों का अन्य पुस्तकों के मध्य सापेक्षिक स्थान दर्शाने के लिए जो संख्या का प्रयोग किया जाता है उसे बुक नंबर कहते हैं। यहां पर स्पष्ट हो गया। कॉल नंबर पुस्तकालय के में एक प्रलेख के अन्य प्रलेख के मध्य की बात होती है, वही सामान्य वर्गांक वाला का जहां पर हो गया तो बुक नंबर। तीसरा कलेक्शन नंबर। अब देखिए, हमेशा जरूरी नहीं है कि लाइब्रेरी में आप पुस्तक को कॉल नंबर के ही आधार पे व्यवस्थित करें। जैसे मान के चलिए कि भगवत गीता है, कोई और धर्म की पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है, वो रिलीजियस जो रिलीजन वाला जो रैक होगा उसमें जाएगा। मान लिया जाए गीता या किसी भी पुस्तक बहुत बड़ी साइज में, बहुत बड़ी साइज में, कंप्यूटर का स्क्रीन में, मतलब इतनी बड़ी साइज में कुछ लिखी हुई है। अब उसको हम एक पुस्तक के लिए जो रैक का साइज अगर इतना बड़ा है उसमें एडजस्ट नहीं हो सकता है, तो हम उसके लिए पूरा रैक को तो तोड़ के नहीं बना सकते। एक पुस्तक के लिए मान लीजिए कुछ ऐसा साइज है, कुछ पुस्तक देखिएगा एकदम गोल है और सारी पुस्तक को आपने ऐसे खड़ा करके अरेंज करके रखा है रैक पे, एक गोल पुस्तक है और उसको कैसे रखिएगा उसमें? कुछ ऐसा जब कंडीशन आ जाता है तो वहां पर हम लोगों को कुछ अलग सोचना पड़ता है, उसको कहीं अलग स्थान देने के लिए कलेक्शन नंबर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा जो है, यह आवश्यक नहीं कि पुस्तकों को वर्गांक के अनुसार उसी क्रम में व्यवस्थित किया जाए। यह हमेशा आवश्यक नहीं है कि ऐसा ही आप करिए। इसका मुख्य कारण है कि कुछ पुस्तक सामान्य आकार से भिन्न होता है। कुछ प्रलेखों का भौतिक स्वरूप जैसे माइक्रोफिल्म है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड है, माइक्रो रिकॉर्ड है। मान के चलिए पॉलिटिकल साइंस की एक पुस्तक है एनसाइक्लोपीडिया, और एक माइक्रोफिल्म भी है, एक कैसेट भी है, तो उसको आप क्या करिएगा? पुस्तक के साथ तो नहीं रखा जा सकता, उसको कहीं अलग ही स्थान देना। तो ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में उसका निर्धारित करना, उसका जो स्थान निर्धारित करना जरूरी हो जाता है और इसके लिए कलेक्शन नंबर आवश्यक हो जाता है। हाईलाइट करके मैंने मुख्य बात को लिख दिया है। अतः पुस्तकालय में इस तरह के संग्रह अंक प्रदान कर उनका स्थान निर्धारित किया जाता है। इसी संग्रह अंक को संग्रहांक यानी कलेक्शन नंबर कहते हैं। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार संग्रहांक मतलब कलेक्शन नंबर ऐसा प्रतीक है जिसका प्रयोग प्रलेख के ग्रंथांक के साथ किसी विशिष्ट संग्रह को सूचित करने के लिए किया जाता है। किसी विशिष्ट संग्रह को
देखिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमने येलो से उसको हाईलाइट भी कर दिया, उस इंपॉर्टेंट में भी जो अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो है उसको रेड से भी कर दिया, किसी विशिष्ट संग्रह को सूचित करने के लिए। कलेक्शन नंबर, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पुस्तकालय में किसी विशिष्ट संग्रह को, पुस्तकालय संग्रह में किसी विशिष्ट संग्रह को सूचित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कलेक्शन नंबर का प्रयोग किया जाता है। हम लोग जब प्रैक्टिकल देखेंगे डीडीसी का या डीडीसी की विशेषता देखेंगे, सीसी की विशेषता देखेंगे, तो वहां पर क्लास नंबर के साथ बुक नंबर की भी चर्चा होगी। हम लोग जो इम्पोर्टेंट कलेक्शन नंबर बनाने का जो तरीका दिया गया है सीसी में, कोलन क्लासिफिकेशन में, उसकी चर्चा करते हैं, उसको देखते हैं। इससे प्रश्न आते हैं, आप लोग इसको याद रखेंगे कि कोलन क्लासिफिकेशन में कलेक्शन नंबर का प्रावधान जो किया गया है वह किस तरह किया गया है। जैसे विभाग में, डिपार्टमेंट वाइज में आप जाइएगा तो रेफरेंस सेक्शन की बुक के लिए, रेफरेंस बुक के लिए देखिए अनुभाग या विभाग मतलब सेक्शन, आमतौर पर कलेक्शन नंबर जो दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, रेफरेंस सेक्शन के लिए कलेक्शन नंबर क्या यूज किया जाता है, आर। रेयर बुक, रेयर बुक मतलब ऐसी पुस्तक जो रेयर है, दुर्लभ है, आसानी से उपलब्ध नहीं है, जैसे हाथ से मतलब ताड़ के पत्तों पे लिखी हुई है कोई गीता है, कुछ और भी कुरान है, मान लीजिए ऐसी जगह में किसी पीतल पे सोने के अक्षरों में लिखा गया है, या कुछ इस तरह का कुछ भी पुस्तक है जो आप आसानी से नहीं कि अभी एक पुस्तक कोलन क्लासिफिकेशन खो गया फिर अमेजन से आपने मंगवा लिया, बाजार से खरीद लिया, नहीं, वो पुस्तक रेयर पुस्तक जो होता है वो खो गई तो खो गई, उसको पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो रेयर बुक के लिए आर, थेसिस के लिए टी यूज होता है, टेक्स्ट के लिए टीएक्स, गवर्नमेंट पब्लिकेशन के लिए जी होता है, और रिपोर्ट्स के लिए आरपी। कोलन क्लासिफिकेशन में कलेक्शन नंबर के लिए ये अंकन का प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। रेफरेंस के लिए आर, रेयर बुक आर, थेसिस के लिए टी, टेक्स्ट के लिए टीएक्स, गवर्नमेंट पब्लिकेशन जी, आरपी रिपोर्ट के लिए आरपी। इसके अलावा देखिए विभागीय पुस्तकालय के लिए क्या उन्होंने प्रावधान किया है कलेक्शन नंबर के लिए। विभागीय को डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी के लिए, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी के लिए रंगनाथन ने क्या कहा है, मैथमेटिक्स के लिए बीडी, इंजीनियरिंग के लिए डीडी, मेडिकल के लिए एलडी, फिलोसफी के लिए आरडी, सोशियोलॉजी के लिए वाईडी, लॉ डिपार्टमेंट के लिए जेडी। ये पूछ सकता है कि रंगनाथन साहब द्वारा मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के पुस्तकों के संग्राहकांक के लिए, कलेक्शन नंबर के लिए किस अंकन का प्रयोग किया गया, तो बीडी। इसी तरह से पूछा जा सकता है, एक काफी इंपॉर्टेंट है, एक तो देखिए वहां सेक्शन के लिए किया है, दूसरा विभाग के लिए किया, तीसरा जो काफी इंपॉर्टेंट है असामान्य पुस्तकों के लिए। हमने भी बात किया था कि एक पुस्तकालय में कई तरह के पुस्तक हो सकते हैं, आकार से या किसी अन्य के वजह से वह पूरी तरह से असामान्य होगा, वो नॉर्मल नहीं, अबनॉर्मल बुक होगा। उसमें क्या करना है, अंडरलाइन, अंडरलाइन मान के चलिए कुछ भी एक अंक हो गया, क्लास नंबर कुछ भी हुआ, ये है छोटी आकार के पुस्तक के लिए, एकदम छोटी आकार का, बहुत छोटा साइज का बुक है, तो उसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा, अंडरलाइन कर दिया जाएगा। वहीं अगर बड़ी आकार का पुस्तक होगा, बड़े आकार का पुस्तक अगर होगा तो उसको क्या करेगा, ओवरलाइन। अगर वो सामान्य पुस्तक होगा
असामान्य आकार मतलब छोटा बड़ा तो हुआ, एकदम से असामान्य त्रिभुजाकार है, षटकोणाकार है, कुछ ऐसा आकार है जो सामान्यतः पुस्तक का आकार नहीं होता है, तो ऐसे केस में दोनों किया जाएगा, दोनों किया जाए, बोथ अंडरलाइंड मतलब दोनों कर देंगे, अंडरलाइन और ओवरलाइन। उस तरह से जली या जली कोई पुस्तक जमा हुआ है या कटा फटा पुस्तक के लिए हम लोग क्या उपयोग करेंगे, जली हुई पुस्तक के लिए, कटी फटी पुस्तक के लिए सर्कल कर देंगे। जली और कटी फटी पुस्तक के लिए सर्कल कर दिया जाएगा, उसको गोलाकार घेर दिया जाएगा और उसको इस तरह से दर्शाया जाएगा। तो यह जो रंगनाथन द्वारा सुझाए गए 3 टेबल में संग्रहांक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट है कि अंडरलाइन कैसे करना है, तो किस तरह के पुस्तक के लिए अंडरलाइन किया जाता है। अगर यह पूछ दे कि जली कटी पुस्तकों के लिए क्या कैसे किया था, गोला, तो ये सारी चीजों को आपको यहाँ पर स्पष्ट हमने बताया है, लिखा भी छोटी आकार स्पष्ट लिखा है, तो बार बार एक बार पढ़िएगा समझ में। छोटी आकार की पुस्तक के लिए अंडरलाइन, बड़ी आकार के लिए ओवरलाइन, वो सामान्य आकार के लिए बोथ, दोनों अंडरलाइन और ओवरलाइन। जली कटी पुस्तक के लिए सर्कल कर देना है। तो यह कलेक्शन नंबर से संबंधित जो टेबल दिया गया है रंगनाथन साहब द्वारा दिया गया, इसको याद रखिए। और यह काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जितने भी क्लासिफिकेशन के वर्गीकरण के तत्व बताए गए, उसमें से चाहे जो भी हो, नोटेशन हो, फॉर्म डिवीजन हो, इंडेक्स हो, जनरल या क्लास हो, उसी तरह कॉल नंबर भी एक कंपोनेंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है। और कॉल नंबर के 3 तत्व होते हैं, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर।